हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम देख रहे हैं इस समय इंग्लिश लैंग्वेज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी टीचर भर्ती आने वाली है। और टीचर भर्ती के लिए आप सभी को मालूम है कि यदि आप जब तक टीईटी एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होने वाला है। तो अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आने की संपूर्ण संभावना है। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि आप सभी लोग यदि आप इसको थोड़ा सा भी एनालाइज करते हैं तो नवंबर, दिसंबर या जनवरी मैक्सिमम में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमें यह देखना है कि कैसे हम अपना टीईटी का एग्ज़ाम निकाल सकें। और इसके लिए आप सभी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको एकेडमी का जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर सारे कोर्सेज हैं। आप ऐप में जाएंगे, ऐप में जाने के बाद आपको एकेडमी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ पर आप सारे डिटेल्स वहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल्स देखने के बाद आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं जो भी कोर्स के बारे में आप परचेस करना चाहते हैं। सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं, एबीओ के, सब इंस्पेक्टर के और सीजीपीएससी के, हॉस्टल वार्डन के, एडीओ के सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। और यदि आप सारे कोर्सेज का डिटेल्स और जो भी नोट्स वगैरह होता है, यदि इसको पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप टेलीग्राम ऐप में जाके हमारे जो संकल्प एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाएंगे और संकल्प एकेडमी यदि आप सर्च करते हैं तो बिल्कुल आपको वहां पर मिल जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज का जो टॉपिक है, दैट इज द इंग्लिश पैडागोजी। इंग्लिश पैडागोजी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि मैं बात करता हूँ टीईटी का पेपर 1 की एंड पेपर 2 में, तो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो इंग्लिश पैडागोजी, अब इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, हम यहाँ पर इंग्लिश को ऐसे लैंग्वेज पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ऐसा लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो ऐसे लैंग्वेज पढ़ेंगे यानी कि इसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा कम रहेगा। ग्रामर वाला पोर्शन ऐसे कम रहेगा। मैं पैडागोजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पूरे सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश सेक्शन में ही क्या होगा कि आपको ग्रामर पोर्शन बहुत कम देखने को मिलेगा। ओके, यदि हम बात करते हैं पैडागोजी की तो ये होता है क्या? शिक्षा शास्त्र। ये होता है शिक्षा शास्त्र। अब ये शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश का शिक्षा शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि बच्चों को कैसे इंग्लिश सिखाया जाए, बच्चों को कैसे इंग्लिश पढ़ाया जाए और कैसे हम एक लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज हम क्या कर सकते हैं, बच्चों लोग के लिए ईजी कर सकते हैं। तो ये हम इस पे सीखेंगे कि हम कैसे बच्चों को एक लैंग्वेज सिखा सकते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप इसको बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। यदि कोई बच्चा डिफिकल्ट महसूस कर रहा है तो कैसे उसको आप इजी वे पे सिखाएंगे। यदि कोई बच्चा, आप ऐसे जगह में यदि आपकी पोस्टिंग हो गई है कि आपको खुद नहीं आ रहा है वो लैंग्वेज, लेकिन बच्चे को वहाँ का नेटिव लैंग्वेज सपोज गुजराती है लेकिन उसको हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, तो आपको तो सिखाना है ना। बिल्कुल, इंग्लिश एंड हिंदी जो लैंग्वेज है ये तो एक हर बच्चे को आना ही चाहिए। तो वो सारे जो डिफिकल्टीज हम फेस करेंगे इन्वायरमेंट को लेके, कल्चर को लेके, ये सारे चीज के बारे में हम इस पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यदि हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो भैया लैंग्वेज क्या है? भाषा क्या है? एक भाषा क्या है? यदि मैं भाषा को सिंपल से बोलूं तो ये कुछ नहीं है, ये एक मीडियम है। क्या है? एक माध्यम है। एक माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने जो भी बातें मैं कहना चाहता हूं उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है भाई? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेट होता है वो किसके थ्रू होता है? भाषा के माध्यम से होता है। अब ये भाषा आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, तमिल हो सकता है, कोई भी भाषा हो सकता है। ओके, और ये भाषा एक सिंबॉलिक भी हो सकती है। आप हाव भाव से या अपने बॉडी के टेक्सचर से भी, अपने बॉडी के क्या बोलना चाहिए, एक्सप्रेशन से भी अपने जो थॉट्स है, अपनी जो फीलिंग्स है उसको आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषा का मतलब क्या होगा? भाषा कुछ नहीं है, इट्स ओनली अ मीडियम जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेज को कन्वे करते हैं। ओके, अब एवरी लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज में क्या होते हैं? कुछ सिंबल्स होते हैं, सभी को आपको मालूम है। जैसे कि हम हिंदी की बात करते हैं आ ई इस तरीके से है, इंग्लिश में ABCD है, सेम ऐसे ही तेलुगु, तमिल, मराठी सभी में क्या है? कुछ सिंबल्स हैं। और जब इन सिंबल्स को हम अरेंज कर देते हैं प्रॉपर मीनिंगफुल पे तो एक वर्ड्स बनता है। और इस फिर वर्ड्स को हम जब अरेंज कर देते हैं तो फिर सेंटेंस बनता है। फिर क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। तो हर एक लैंग्वेज का यही एक प्रोसेस है कि सिंबल्स होंगे उसमें। अब सिंबल्स यानी कि ए को लिखने का ये तरीका है, तो ए का सिंबल यही है कि हम कैसे करेंगे, ए को इस तरीके से ही लिखते हैं। आप यदि मैं लिखता हूं तो ये मैं इसी तरीके से लिखता हूं, तो ये क्या है? उसका एक लिखने का तरीका है, यानी कि हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे।
ठीक है। चलिए अब यदि हम बात करते हैं कि जो भाषा परिवार एक होता है ना, कि अभी एग्जाम में आया हुआ था कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये कौन से भाषा परिवार से बिलोंग करता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है ये भाषा परिवार से बिलोंग करता है। हालांकि ऑप्शन में दिया हुआ था इंडो यूरोपियन, बट ये है आपका प्रोटो इंडो यूरोपियन फैमिली से यह बिलोंग करता है। तो यह एग्जाम में फिर से आ सकता है, अभी नहीं तो फिर जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, नहीं तो सीटीईटी के एग्जाम है वहां पर पूछा जा सकता है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है यह इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि इंडिया और यूरोप ये जो आप एरिया देखते हैं यहां पर यह जो इंग्लिश लैंग्वेज है यह बोली जाती है। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सभी को समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल बताएंगे भाई, समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल मेरे को रिप्लाई करेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं कोई भी लैंग्वेज की बात करता हूं, एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज यदि है तो इसके क्या है कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे कि कोई भी लैंग्वेज चाहे आपका हिंदी के शिक्षा शास्त्र में भी आता है या मतलब हिंदी लैंग्वेज के पेडागोजी में भी आता है तो भी यही सारी चीजें ही होगी। अब हम कोई भी लैंग्वेज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो कोई भी लैंग्वेज है क्या ये एक पैतृक संपत्ति है आपकी? ऐसा एग्जाम में आता है, क्या यह पैतृक संपत्ति है? क्या कोई भी लैंग्वेज है या एक पैतृक संपत्ति है जिसको हम लोग बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? क्या बोलते हैं हम लोग? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्या यह एक पैतृक प्रॉपर्टी है? क्या यह आपको आपके पिताजी से मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल कोई भी लैंग्वेज एक पैतृक प्रॉपर्टी नहीं है। यदि आपके पिताजी को 5-6 लैंग्वेज आते हैं, ठीक है, तो यह इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वो 5-6 लैंग्वेज सीख सकें। अभी की हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ नहीं आया लेकिन मान लो अब कैसे कर दो, उसके माँ बाप को आता है, माँ बाप को छत्तीसगढ़ी आती है, लेकिन क्या वह उसको पैतृक संपत्ति के रूप में मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज को हम एक्वायर करते हैं। लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। कि क्या करते हैं? हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। हम क्या करते हैं? लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को हम ग्रहण करते हैं। जब तक हम इस लैंग्वेज को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि हम उसको नहीं सीख सकते। तो ये बिल्कुल ऑप्शन में आता है। क्या कोई भी लैंग्वेज क्या एक पैतृक संपत्ति है? जी नहीं, इसको हमको सीखना ही पड़ता है। जब तक हम नहीं सीखेंगे हम कोई भी लैंग्वेज को नहीं जान पाएंगे कि कैसा बोला जाता है। क्लियर है? और यदि बात करते हैं, यदि हम कोई भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हर एक लैंग्वेज में जैसा कि आपको बताया कि लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज क्या? ये एक सिंबॉलिक है। ये क्या है? एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो भी एक लैंग्वेज है वो एक सिंबॉलिक है, उसपे बहुत सारे क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। अभी मैं आपको बताया कि ए को कैसे लिखेंगे, बी को कैसे लिखेंगे, 1 को कैसे लिखेंगे। ये क्या है? यानी कि लैंग्वेज एक सिंबॉलिक है। लैंग्वेज क्या है? सिंबॉलिक है। लैंग्वेज डायनामिक होता है। लैंग्वेज क्या होता है? डायनामिक होता है। अब डायनामिक बोलने से मतलब क्या हो जाएगा कि हम क्या करते हैं कि जो वर्ड्स हैं उसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग फाइनल नहीं बोलते हैं, ठीक है, आप रियलिटी शो वगैरह देखते होंगे तो वहां पर फाइनल फिनाले बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? फिनाले। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि क्या होता है कि वो समय के साथ साथ क्या होता है? चेंज होते जाते हैं। समय के साथ चेंज होता है। या तो फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भाषा है जिसमें टोन होता है। टोन की वजह से क्या होता है कि उसको बोलने का तरीका चेंज कर देते हैं। ठीक है, आजकल देखना बहुत सारे लोग अपना नाम को चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब फेस एक्सप्रेशन को, या तो फिर हम कुछ नया सीख रहे हैं इस तरीके से, जिसके फाइनल को फिनाले बोलते हैं। इस तरह की बहुत सारे क्या होते हैं? चेंजेस होते रहते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? अपना रूप परिवर्तन करते रहता है। लैंग्वेज क्या है? अपना रूप को क्या करता है? परिवर्तन करते रहता है। वह अपने रूप को क्या करता है? समय के हिसाब से परिवर्तित करते रहते हैं। ओके, और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स आपके एग्जाम में आता है कि क्या लैंग्वेज लर्निंग इजी है? लैंग्वेज लर्निंग नहीं, लैंग्वेज क्या इजी चीज है? जी नहीं, लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स चीज है। यदि आप कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वह एक जटिल प्रक्रिया है। कोई भी लैंग्वेज को आप इजीली नहीं सीख सकते हैं। लैंग्वेज क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। यदि आपको इसको सीखना है तो उसके व्याकरण, उसके वोकैब, सभी चीजें आपको आनी चाहिए। तो कोई भी लैंग्वेज क्या है? एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है। लैंग्वेज क्या है? जटिल होता है। लैंग्वेज क्या है? आर्बिट्रेरी है। लैंग्वेज क्या है? आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? स्वच्छंद है। क्या है? स्वच्छंद है। जो एक लैंग्वेज है ये क्या है? अपने आप में स्वच्छंद है। यानी कि स्वच्छंद है बोलने का मतलब है कि यदि मैं कोई चीज को बोलता हूं, जैसे कि यदि मैं बोलता हूं कि एग्जाम्पल देता हूं कोई भी टीवी,
तो टीवी बोलना अलग होता है, यदि टीवी दिखता ऐसा है, टीवी दिखता ऐसा है, बोलते हैं हम इसको टेलीविजन है। क्या बोलते हैं हम इसको? टेलीविजन बोलते हैं। तो भैया जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं लव, जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या लव, तो लव जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं उस फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। लव क्या है? उस फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, यदि मैं टेलीविजन को रेडियो बोल देता, रेडियो को टेलीविजन बोल देता, तो उसका कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या मतलब है कि दिखता कुछ और है, बोलते कुछ और है, यानी कि वह एक क्या है? स्वच्छंद है। वो क्या है भैया? स्वच्छंद है, यानी कि वो दिखना और जैसा उसको लिखना है उस पर उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? एक आर्बिट्ररी है। तो आपको ये समझना है कि भैया, तो लैंग्वेज आपसे पूछेगा क्या एक लैंग्वेज डायनामिक है? बिल्कुल। क्या एक लैंग्वेज सिंबॉलिक है? बिल्कुल सिंबॉलिक है। क्या एक लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल। लैंग्वेज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है। एंड लैंग्वेज क्या है? आर्बिट्ररी है, यानी कि वह इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए और देखते हैं। यदि आप मैं बात करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो भैया इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ की भी अपनी प्रॉपर्टी होगी। जो हम प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़े, ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये सारे लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है। ये क्या है? सारे लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है। अब यदि हम बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की, अब जो इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग देखते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रॉपर्टीज में आपको एनी लैंग्वेज के लिए बताया हूं वो तो बिल्कुल इसके भी रहेगा। लेकिन इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया इट इज द सेकेंड लैंग्वेज। यदि आपसे पूछता है कि इन इंग्लिश इन इंडिया इट इज द फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, तो इंग्लिश क्या है? इन इंडिया क्या है? एक सेकेंड लैंग्वेज है भैया। इंग्लिश क्या है? एक सेकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, और यदि बात करते हैं कि इन इंडिया क्या है? ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है। क्लियर टू एवरीवन? इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज। और यदि हम बात करते हैं कि इंग्लिश और क्या है, अकॉर्डिंग टू द article, according to the article 1963, according to the article 1963 in India, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 1963 बोलता है किस चीज के बारे में? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में बोलता है भैया? ऑफिशियल लैंग्वेज की जो इंडिया में है, ऐसे कौन कौन से ऐसे लैंग्वेज हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज है? क्या है? कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? तो वो किसके अंतर्गत आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 1963 के अंदर। तो क्या होगा कि आर्टिकल 1963 के अंदर इंग्लिश को ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोला गया है। ठीक है, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोला गया, इंग्लिश को बोला गया है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बोला गया है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि आप इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं कर सकते, बट उसके हेल्पर यानी कि क्या, उसके एसोसिएट के रूप में आप इसको बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये इंग्लिश क्या है? एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन यदि हिंदी की बात करता है, यदि किसकी बात करते हैं? हिंदी की, तो हिंदी बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी क्या है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? राजकाज की भाषा बोलते हैं जिसको, जिस तरीके इसमें क्या होता है, हमारे जो काम होते हैं, जो हमारे राजकाज के जो काम होते हैं, जो चीजें, जो लेखा जोखा बनता है, सारी चीजें वो हिंदी में बनता है। तो इंग्लिश क्या है? एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसको ध्यान रखेंगे भाई, इंग्लिश क्या है? एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक तो हम लैंग्वेज के बारे में ही जान रहे हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। अब हम आते हैं कि लैंग्वेज हम लर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज को लर्निंग करने के लिए तो हम कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम किस तरीके से लर्न करेंगे। तो ये जो लर्निंग है, ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए, नॉर्मल चीजें के लिए, कोई भी चीजें हम किस तरीके से लर्न करते हैं, यहां पर हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पर बात कर रहे हैं कि कोई भी चीजों को लर्न करने का। तो एक होता है भैया मोटर लर्निंग। क्या होता है? एक मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब आपका जो फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा? फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप लिख कर अपने मस्कुलर्स या फिर बॉडी के पार्ट्स को आप मूव करके बिल्कुल सीख करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मोटर लर्निंग। ये बिल्कुल आता है एग्जाम में, ये आपके शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत भी है। मोटर लर्निंग क्या होता है? मोटर लर्निंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जैसे कि हम लोग राइटिंग करना, ठीक है,
राइटिंग करना, रनिंग करना, यदि हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, राइटिंग करना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, ड्राइविंग करना, चढ़ना, कूदना, खेलना, ये सारे चीजें क्या हैं आपके मोटर लर्निंग क्या आता है। तो बहुत सारे चीजों को, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है वह क्या करता है, बहुत सारे एक्टिविटी को मोटर लर्निंग से सीखता है। भैया उसके पास अभी किसी चीज का नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है, रोना, गाना या फिर खाना, इधर उधर दौड़ना, भागना, चलना, वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है, आपके मोटर लर्निंग के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, क्या हो रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। क्या हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी या फिर हम बोल सकते हैं कि बॉडी की एक्टिविटी हो रही है। फिर एक होता है भैया वर्बल लर्निंग। अब क्या होगा कि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी, चलना, भागना, कुछ चीजें सीख रहा है इधर उधर, अब क्या होगा, वर्बल लर्निंग होगा। वर्बल लर्निंग के अंतर्गत क्या होता है कि हम जो चीजें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम लोग कुछ चीजों को बोल रहे हैं। अब यहां से वर्बल लर्निंग से बच्चा क्या सीखता है लैंग्वेज सीखता है। यहां से क्या सीखता है, वो लैंग्वेज सीखता है। इसका मतलब हो जाएगा कि जब हम कुछ चीजों को बोलते हैं, ठीक है, स्पीकिंग हो जाएगा, या तो फिर कम्युनिकेशन। फॉर हम लोग क्या यूज करते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्बली सबसे पहले सीखते हैं। ठीक, किसी बच्चे को बोलते हैं कि ये आप मुझे दे दो, या फिर ये ले लो, या फिर मुंह खोलिए, आप खाना खा लीजिए। इस तरीके से हम चीजों को बोलते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि क्या है, कि इस तरीके से कुछ चीजों को बोलना चाह रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, वर्बल लर्निंग। यहां पर वो बच्चा क्या सीखता है, साउंड्स के बारे में उसको नॉलेज होता है। किसके बारे में, साउंड्स के बारे में, ठीक है, साउंड्स का नॉलेज होता है। यहां पर उसको सिंबल्स का नॉलेज होता है। सिंबल्स हम उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स उसको दिखा के सिखाते हैं। पिक्चर कुछ हम दिखाते हैं कि ये पिक्चर है, ये है, ये है, इसकी अलग अलग चीजें को हम बताते हैं कि बच्चा ये चम्मच है, ये कटोरी है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको हम सभी चीजें सिखाते हैं। तो ये क्या हो गया, वर्बल लर्निंग। अब यहाँ पर उसको लिखना हम नहीं सिखाए हैं, बिल्कुल हम क्या सिखा रहे हैं, सिर्फ उसको वर्बल लर्निंग। तो कोई भी चीजें, कोई बच्चा किस तरीके से सीखता है, पहले मोटर लर्निंग सीखता है, उसके बाद फिर क्या सीखता है, वो वर्बल लर्निंग। फिर आता है उसका क्या, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में ये हो जाता है कि वह कॉन्सेप्ट सीखता है, यानी कि यहां पर क्या होता है, उसके थिंकिंग, उसकी जो थिंकिंग पावर है, ठीक है, थिंकिंग पावर है, उसकी लॉजिकल थॉट्स हैं, ठीक है, लॉजिकल थॉट्स हैं, ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं। थिंकिंग करना या तो फिर लॉजिकल, ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। जब ये सब चीजें बच्चा सीखना शुरू कर देता है, तब वो कहीं जाके किसी लैंग्वेज को सीखता है। ठीक है, जब क्या होगा कि उसका थिंकिंग एंड लॉजिकल चीजें स्टार्ट हो जाएगी, तब कोई बच्चा क्या करता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करता है, यानी कि उसको लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारी चीजें एक्टिविटी वो सीखता है जब वह कॉन्सेप्चुअल लर्निंग उसका स्टार्ट होता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ कि कोई बच्चा एक किसी लैंग्वेज को किस तरीके से सीखेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब यदि कोई बच्चा कुछ चीजें सीख रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल ये लर्निंग के प्रोसेस कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम वहां पर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज भी क्या होगा, इसमें इन्वॉल्व होगा। यदि मैं बात करता हूं कि लर्नर के लिए क्या होगा, भाई लर्नर कौन है, यहाँ पर स्टूडेंट। लर्नर कौन है, यहाँ पर स्टूडेंट है, ठीक है। यदि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, उसको कौन कौन सा फैक्टर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। कौन कौन सा फैक्टर क्या करेगा, उसको अफेक्ट करेगा, यानी कि वह कैसे किसी लैंग्वेज को नहीं सीख पाता है, या तो फिर कोई भी चीज को सीखने की कोशिश करता है तो वो नहीं सीख पाता है। तो क्या हो जाएगा भैया कि उसको क्या क्या चीजें उसको इफेक्ट करेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले चीज होती है उसका इंटरेस्ट, ठीक है। क्या होता है भैया, इंटरेस्ट। यदि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वह बिल्कुल नहीं सीख पाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट, उसकी क्या हो जाएगी, मेंटल एबिलिटी। क्या हो जाएगी, मेंटल कैपेसिटी या मेंटल एबिलिटी। यदि कोई बच्चा कुछ चीजें सीखना चाह रहा है तो उसकी जो मेंटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल कैपेसिटी के साथ साथ उसका क्या होना चाहिए, उसका जो भी सब्जेक्ट है उसके प्रति उसका इंटरेस्ट, यहां पर इसके लिए दिया हूं कोई भी इंटरेस्ट, यदि कोई भी सब्जेक्ट के लिए क्या है उसका इंटरेस्ट कैसा है, कि वो थोड़ा बहुत भी उसको समझ में आता है। यदि फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चा समझ में आने लगता है, और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा टीचर के ऊपर। एक टीचर कैसे किसी बच्चे का जो सब्जेक्ट है उसको इंटरेस्टिंग बना सकता है, तो ये बहुत डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। तो कोई भी बच्चा यदि किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो एक फेलियर एक टीचर का भी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से एक बच्चे को आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके आएंगे।
ठीक है, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसके बाद उसका जनरल हेल्थ, ठीक है, उसका जनरल हेल्थ कैसा है, जनरल हेल्थ कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है उसके क्या बोलना चाहिए, उसके फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि बच्चा सीख नहीं पाता है, ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है भैया, ठीक है, मोटिवेशन की किस तरीके से वह बच्चा सीख पाएगा। अब ये टीचर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है भैया, टीचर के लिए क्या क्या फैक्टर होगा कि टीचर कैसे किस चीज को सिखाएगा। तो टीचर के लिए भैया सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट में कमांड, कमांड ओवर सब्जेक्ट, ठीक है। यदि उस टीचर का कमांड नहीं है, ठीक है, कमांड ओवर सब्जेक्ट, यदि किसी टीचर का किसी सब्जेक्ट में कमांड नहीं है तो सबसे बड़ा उसका क्या है फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करेगा, वो सिखा ही नहीं पाएगा ना, कैसे सिखाएगा। अब कोई बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि सर ये क्यों होता है, मैम आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, आप फिर से बताइए, तो आपको पता ही नहीं है कि भैया कि आप इरिटेट हो जा रहे हैं, या तो फिर आपको उसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में, उसके एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे सिखाएंगे उसको। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कमांड ओवर सब्जेक्ट। एक टीचर को किसी भी सब्जेक्ट के पीछे इतना कमांड होना चाहिए कि वह ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को वह सेटिस्फाई कर सकें। ओके, क्लियर। नेक्स्ट होता है कि वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से आप उसको कम्युनिकेट करते हैं, कि आप किसी सब्जेक्ट को कैसे समझा रहे हैं, कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को कैसे आपके दिमाग में, ठीक है, आपको समझ में आ गया, बट आपके दिमाग में जो जो चीजें उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को लेके हैं, कैसे आप स्टूडेंट्स के माइंड में उसको फिट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन और वे ऑफ द टीचिंग एंड टीचर्स पर्सनैलिटी। टीचर की पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि कोई टीचर बहुत बोरिंग, धीरे धीरे पढ़ा रहा है, डस्टर से मिटा रहा है, धीरे धीरे लिख रहा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा भैया। टीचर की जो पर्सनालिटी है शुड बी एनर्जेटिक, वो इतना एनर्जेटिक होना चाहिए कि जब वो क्लास में एंटर करे तो सारे स्टूडेंट्स की एकदम मतलब जो इंद्रियां हैं वो एकदम जागृत हो जाए, कि नहीं एक्टिव हो जाने, सारे जो सेंसेस हैं एक्टिव हो जाना चाहिए। नहीं सर एंटर कर चुके हैं, आप कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमको कुछ भी नया चीज बता सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है। उसके बाद आपका जो, हाँ सेम वही पर्सनालिटी के अंतर्गत दिया जाएगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बिहेवियर सारे स्टूडेंट्स के पीछे कैसा है। तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तो आपका जो स्टूडेंट्स है वो आपसे लव करेगा और आपके सब्जेक्ट्स के प्रति वो इंटरेस्ट लेके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट कैसा है भैया, क्लास का और फैमिली का, जहां वो रहता है उसका माहौल। इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर है आपका किस तरीके से जो इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, आप कहां पर लर्न कर रहे हैं। सपोज यदि आपका जो स्कूल है वो एक ऐसे जगह पे है जहां पर हमेशा लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, तो बच्चों का ध्यान क्या होगा, भटकेगा वहां पर। इसलिए स्कूल वगैरह को ऐसी जगह बनाया जाता है जहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज ना हो। तो जो लर्निंग इन्वायरमेंट है बहुत मैटर करता है। उसके बाद जो क्लासरूम का साइज है, कि यदि क्लासरूम का जो साइज है ये बहुत बड़ा है, क्लासरूम का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, कि पीछे वाला बच्चा देख ही नहीं पा रहा है कि बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा है कि आप क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, कि आप क्या लर्निंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, लर्निंग मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। कि क्योंकि बच्चा वहीं से देखता है कि कैसा इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें पिक्चर्स बने होने चाहिए, और उसमें कुछ ऐसे कार्टून्स बने होने चाहिए, कुछ ऐसे डायग्राम्स होने चाहिए जिसमें क्या सके बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले सके। तो एक लर्निंग मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ साथ जो उसके फैमिली का इन्वायरमेंट है, फैमिली का जो माहौल है, फैमिली इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। कि यदि किसी फैमिली में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ स्कूल पे पढ़ा, स्कूल में पढ़ने के बाद घर पे वो कॉपी पुस्तक खोलने का उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा है, या तो फिर उसको घर के किसी दूसरे एक्टिविटी पे, कोई फैमिली बिजनेस है वहां एंगेज कर देते हैं, या तो फिर घर पे ऐसा पढ़ने का माहौल ही नहीं है, उनको जो उनके पेरेंट्स बोलते ही नहीं कि बच्चा आप चाहिए पढ़ाई करिए करके। तो ये चीज बहुत मैटर करता है। तो ये चाहे हम पैडागॉजी में पढ़ें, चाहे हम किसी लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं, अब सीधा सीधा आते हैं भैया कि कोई भी लैंग्वेज है। अब हम फाइनली आ रहे हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज को हम कैसे लर्न करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हम लैंग्वेज को कैसे लर्न करेंगे। अब लैंग्वेज को
लर्न करना नहीं बोलना चाहिए, लैंग्वेज को एक्वायर करना, यानी कि एक लैंग्वेज आपके बॉडी पे, आपके माइंड पे कैसे वह आएगा, आपके माइंड पे वह लैंग्वेज कैसे आएगा, यही एक्वायर है कि आप किसी भी लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं। ठीक है, अब भैया लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन 2 वेज, लैंग्वेज को सीखने के, ग्रहण करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, लैंग्वेज को ग्रहण करने के 2 तरीके हैं, दैट इज द लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा को अर्जित करना, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा का अर्जन, भाषा अर्जन और भाषा का ग्रहण, भाषा का अर्जन और भाषा का ग्रहण। और दूसरा होता है भाषा को सीखना, भाषा को क्या हो जाएगा, सीखना। आप भाषा को 2 तरीके से अर्जित करेंगे भाई। देखिए किस तरीके से अर्जित करेंगे। पहला चीज आप क्या हो जाएगा, भाषा का अर्जन करना, यानी कि जब कोई बच्चा है, छोटा बच्चा आपके घर में जो 5-6 महीने साल भर का होने वाला है, वो भाषा को कैसे सीखेगा, आप जैसा बात करेंगे घर में, आपके पेरेंट्स, ठीक है, यानी कि जो बच्चा है उसका पेरेंट्स कैसे बात कर रहे हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स है वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। यदि वो हिंदी में बात कर रहे हैं तो देखिएगा बच्चे को हिंदी सीखने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, बच्चे को हिंदी सीखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि घर में क्या हो रहा है, मराठी चल रहा है तो बच्चा मराठी सीख जाएगा, इंग्लिश चल रहा है तो इंग्लिश सीख जाएगा। क्या उसको हम ऐसा सिखाते हैं क्या बचपन में कि भैया देखो पापा जी आएंगे तो मतलब प्रेजेंट के लिए हम है ऐसा यूज करेंगे, पास्ट के लिए हम लोग था वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, या फ्यूचर के लिए गा गेगी यूज करेंगे, ऐसा सिखाते हैं क्या उसको? बिल्कुल नहीं सिखाते। हम क्या करते हैं, बस आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, बच्चा ऑटोमेटिक उस कम्युनिकेशन को अपने अंदर अर्जित करते जाता है, ग्रहण करते जाता है। बिल्कुल देखिए ना, कई बार क्या होता है कि आपकी फैमिली में यदि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को नाम से बुला रहे हैं उसको, तो जो बच्चा है वो भी उसको नाम से ही बुलाएगा, ये नहीं बोलेगा कि दादाजी नाना जी, ये नहीं बोलेगा, ठीक है, वो उसको नाम से बोलना शुरू कर देगा। जो छोटा भाई है, छोटा बहन है, उसको ब्रदर सिस्टर नहीं बोलेगा, उसको क्या करेगा, नेम से कॉल करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आप भी नेम से कॉल करते होंगे उसको, या तो फिर जो भी और अलग अलग वर्ड्स जो भी आप अलग अलग जो एक दूसरे को कॉल करने के लिए बुलाते हैं, सेम वही चीज बच्चा सीख जाता है। हम वहां पर वो ग्रामर रूल्स नहीं सीखता है, ठीक है, हम उसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं सिखाते हैं, वो क्या करता है, सुन सुन के सीख जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि महाभारत की काफी चर्चित घटना है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा, ये क्या होता है कि पेट के अंदर ही सीख जाता है, ठीक है। अभिमन्यु के बारे में बता रहा हूं कि वो क्या करता है कि सुन के सीख जाता है, उसकी मम्मी पूरी स्टोरी उसको सिखा दी रहती है कि देखो ऐसा होगा तो आपको ये करना है, ये होगा तो ये करना है करके। इसलिए बोला जाता है कि ड्यूरिंग जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसके आसपास के थॉट्स, उसके आसपास की माहौल, उसको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, उसको अच्छी चीजें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। तो क्या होता है, वो जो थॉट्स है जो बोल रहे हैं हम लोग आसपास, उसी को वो क्या करते जाता है, एक्वायर करते जाता है। क्या कर रहा है, उसको वो एक्वायर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ भैया, वो ऑटोमेटिक सीख रहे हैं, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अब लर्निंग क्या हो जाएगा, अब लर्निंग लेने की मैं आपको सिखाऊंगा, चलो बेटा सीखो। घर में सब छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, ठीक है, बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहां पर हिंदी पढ़ा रहे हैं, आत्मानंद में तो और समस्या है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वहां तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना हिंदी सीख पा रहा है बच्चा, ना इंग्लिश सीख पा रहा है। तो भैया एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को कैसे आप उस लैंग्वेज पे ढालें, ठीक है। चलिए एक एक करके इसको हम डिटेल पे देखते हैं भैया कि क्या होता है एक्विजिशन और क्या होता है लर्निंग। क्लियर टू एवरीवन? चलो जो भी डाउट होगा बिल्कुल आप मेरे को बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन करिए करके, बिल्कुल आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन की। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा का अर्जन। क्या हो जाएगा भाई, भाषा का अर्जन। अब हम भाषा को कैसे अर्जित करेंगे, भाषा का अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग को बिल्कुल याद रखना है कि ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं ऐसे, यदि हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं तो कि ये लर्न नेचुरली, यानी कि ये आप ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले बताया कि यदि कोई बच्चा के फैमिली में यदि हिंदी बोला जा रहा है, मराठी बोला जा रहा है, गुजराती बोला जा रहा है, तो बच्चा उसको नेचुरली सीख जाता है। कैसे सीख जाता है उसको, नेचुरली, आप उसको नहीं सिखाए हैं।
क्या किसी बच्चे को आप सिखाते हैं क्या कि नहीं बेटा इस गुजराती में इसको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है? नहीं, ऑटोमेटिक सीख जाता है, ये लर्न नेचुरली। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। यदि आपके एग्जाम में आता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज द नेचुरल प्रोसेस और नॉट, यस ऑफ कोर्स इट इज द नेचुरल प्रोसेस। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मातृभाषा। क्या बोलते हैं भैया? मातृभाषा, या तो फिर कई बार क्या आता है क्षेत्रीय भाषा। क्या हो जाता है? क्षेत्रीय भाषा। जो भी आपकी मातृभाषा होती है, मदर टंग जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर जिसको हम लोग नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, या तो फिर इसको और एक वर्ड होता है प्राइमरी लैंग्वेज, दैट इज द प्राइमरी लैंग्वेज। एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी लैंग्वेज, और आता है इसमें फर्स्ट लैंग्वेज। तो जो भी आप लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज आप सीखें, मदर टंग सीखें, नेटिव लैंग्वेज सीखें, प्राइमरी लैंग्वेज बोले, तो भैया ये सारे लैंग्वेज को हम एक्विजिशन के थ्रू सीखते हैं, नॉट बाय लर्निंग। बात समझ में आई? ये सारे चीजों को हम एक्विजिशन के थ्रू अपने अंदर लेके आते हैं। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? विदाउट सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। हम इसके लिए कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करते हैं क्या कि नहीं हमको ऐसा बोलना है, इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से बोलना है? यदि आप किसी भी लैंग्वेज में माहिर हैं, यदि आपको हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मराठी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, तमिल, जो भी लैंग्वेज आपको आता है, आप उस लैंग्वेज को कोई विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस आप उसको ऑटोमेटिक सीख गए हैं। मैं मास्टरी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहां पर लर्निंग की बात कर रहे हैं, यानी कि आप उसको कैसे एक्वायर किए, अपने अंदर आप उसको कैसे लेके आए। क्लियर टू एवरीवन? तो विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस आप वो लैंग्वेज को, यानी कि प्राइमरी लैंग्वेज एंड फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग को आप सीखे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल्स। फिर वही बात आ गई, भैया जब इसको हम ऑटोमेटिक सीख रहे हैं तो क्या हमको यह लैंग्वेज सिखाते समय बताया गया था क्या कि ग्रामर रूल यूज करना है आपको? ठीक है, बिल्कुल नहीं, कोई भी ग्रामर रूल्स की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए यदि हम बात करते हैं, आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। छत्तीसगढ़ी जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे, तो कि छत्तीसगढ़ी के ग्रामर्स के बारे में तो किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना आता है कि नहीं? लिखना नहीं आता। ठीक है, कई ऐसे हैं जिसको गुजराती बोलना आता है, लिखना नहीं आता, मराठी बोलना आता है, लिखना नहीं आता। तो भैया लिखने के लिए आपको ग्रामर रूल्स मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि भैया इस तरीके से ग्रामर रूल्स होगा तो मैं इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करूंगा, बट नहीं, हम तो सुन सुन के हम उसे सीख चुके हैं। क्लियर टू एवरीवन? यानी कि क्या हो जाएगा कि आपको इसके लिए कोई भी ग्रामर रूल्स की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इनफॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल सिचुएशन का मतलब है इसके लिए आपको कोई भी क्लास जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी टीचर का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको अपने आसपास के फैमिली, आपका समाज, आप जहां रहते हैं उसी के बीच में ही आप यह लैंग्वेज को सीख जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट। कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट मतलब है कि जहां वह भाषा बोली जा रही है, यदि आप वहां पर रहते हैं तो डेफिनेटली आप भी वह लैंग्वेज सीख जाएंगे। यानी कि जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसे माहौल में, ऐसे इन्वायरमेंट में यदि आप रहते हैं तो आप बिल्कुल सीख जाते हैं। ठीक है, देखिए यदि आपके आसपास बहुत सारे फैमिली मेंबर्स में ऐसे होंगे जो अदर स्टेट में रहते हैं, कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई साउथ में कहीं पर किसी भी राज्य में रहता है, तो कोई बंगाल में रहता है, तो क्या होता है कि उसको उस भाषा के बारे में कुछ नॉलेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, भाऊ, आई, इस तरीके से कुछ वर्ड्स वो सीख जाता है और वो उस तरीके से क्या करना है, बात करना शुरू कर देता है। यदि वो 15 साल 20 साल यदि उसकी जॉब वहां है तो वो बिल्कुल वो लैंग्वेज को सीख जाता है। यानी कि क्या हुआ भैया, उस कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट में वो रहा तो वो क्या कर लिया, ऑटोमेटिक उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया। क्लियर टू एवरीवन है? यहां पर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स या साइंस को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, आप पूरा अपने आसपास पूरा मैथ्स के फॉर्मूले पूरा चिपका दो, क्या आप मैथ्स सीख जाओगे? नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज की। ठीक है, आपके आसपास तो हर चीज में साइंस है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, टीवी चल रहा है, हवा चल रहा है, सब में साइंस है। क्या आप साइंस सीख रहे हैं क्या?
नहीं, बट हम एक लैंग्वेज को सीख सकते हैं। एक लैंग्वेज को इसलिए बोलते हैं कि यदि आप 10 साल यदि आप विदेश में रह के आ गए तो ऑटोमेटिक आप इंग्लिश सीख जाएंगे, स्पोकन इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है आपको। बात समझ में? तो जैसा कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट होगा हम बिल्कुल सीख जाएंगे। याद रखेंगे ये सारी चीजें एप्लीकेबल होगी प्राइमरी लैंग्वेज एंड फर्स्ट लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट है सबकॉन्शियस प्रोसेस। सबकॉन्शियस प्रोसेस यानी कि आपका जो अचेतन मन है, अचेतन मन से आप सीख रहे हैं। जैसे कि आपको बताया कि बच्चा पेट में ही बहुत सारी चीजों को सीखना शुरू कर देता है। जब बच्चा छोटा है, 5 महीने 6 महीने का है, तब तक वो सिर्फ आपको देखता है आपके हाव भाव से, ठीक है, यानी कि वो सबकॉन्शियस प्रोसेस में। कई बार देखना आप जब आप नींद में रहते हैं तो भी आपको चीजें सुनाई देती है और वो आपको याद रहता है। मतलब क्या है कि आपको इसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट यानी कि आपका जो चेतन मन है, यानी कि जिसको हम लोग कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। सब कॉन्शियस प्रोसेस में, सब कॉन्शियस प्रोसेस यानी कि अचेतन मन से यह सीखा जा सकता है। इसके लिए आपको कान लगा के सुनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे कि यदि आप हिंदी लैंग्वेज यदि आपको आता है, यदि टीवी में या कोई भी ऐसा गाना चल रहा है या न्यूज आ रहा है जो कि हिंदी में है, तो आप कुछ भी काम करते करते भी उस न्यूज को या उस मूवी को, उस गाने को सुनते हैं और समझ जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन वहीं पर यदि ऐसा होता है कि जो न्यूज चल रहा है वो इंग्लिश में चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है कि ध्यान से सुनना पड़ता है उसको कि क्या बोल रहा है वो। आपको वहां पर अपने माइंड को स्ट्रेस देना पड़ता है। यदि आप कहीं मॉल वगैरह पे चले गए हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे हैं, वहां पर यदि कोई अनाउंसमेंट हो रहा है तो आप ध्यान से सुनते हैं। यदि इंग्लिश में अनाउंसमेंट हो रहा है तो, और आपको इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती तो आप ध्यान लगा के सुनते हैं, अच्छे बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन वो यदि हिंदी में बोलता है तो आप सिर्फ वो की पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा बोल रहा है, अब समझ जाते हैं बिल्कुल। तो क्या हो गया भैया, सब कॉन्शियस प्रोसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल स्टार मार्क करके रखेंगे भाई, हमेशा एग्जाम में पूछता है ये। समझ में आया बच्चों यहां तक? समझ में आई यहां तक? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग को। किसको देखते हैं भैया? लैंग्वेज लर्निंग को देखते हैं। सेकंड लैंग्वेज, अब भैया देखो फर्स्ट लैंग्वेज तो हम ऑटोमेटिक सीख गए, घर पे सीख गए। अब क्या होगा, हम सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया कि इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, या फिर हिंदी नहीं बोल रहा हूं मैं, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज होता है। यदि आप हिंदी आपके आसपास बोला हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, जो भी आपका लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज है। इंग्लिश, ठीक है, क्या है, एक सेकंड लैंग्वेज है। तो आपको यदि कोई भी सेकंड लैंग्वेज लर्न करना हो तो आपको उसको लर्न करना पड़ता है। आप एक्वायर से सीख तो जाते हैं, सम पीपल्स कैन एक्वायर्ड बट नॉट ऑल, ठीक है। सम पीपल कैन एक्वायर सेकंड लैंग्वेज बट नॉट ऑल, ठीक है। सभी के सभी नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए हम सेकंड लैंग्वेज लर्निंग को सेकंड लैंग्वेज को हम लर्निंग पे रखे हैं, एक्विजिशन पे नहीं, ठीक है। सम पीपल एक्वायर, सम पीपल क्या हो जाएगा, एक्वायर, कुछ लोग उसको एक्वायर कर लेंगे सेकंड लैंग्वेज को, बट नॉट ऑल, सभी के सभी उसको एक्वायर नहीं कर पाते ना, इसीलिए क्या है, हम सेकंड लैंग्वेज को लर्निंग पे रखे हैं। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखते हैं, इट रिक्वायर्स सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। स्पोकन इंग्लिश जाते हैं कि नहीं? स्पोकन इंग्लिश क्लास जाते हैं आप लोग? तो बिल्कुल वहां पर सिखाया जाता है कि देखो इसको हिंदी में ऐसा बोलते हैं तो इंग्लिश में हम इसको इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। या तो फिर आप जब खुद आपके घर में छोटे बच्चे को यदि आप दूसरा लैंग्वेज सिखाते हैं तो उसको समझाते हैं, नहीं बेटा इसको हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में ये बोलेंगे, इसको आप ऐसा बोलो, आप इसको ऐसा बोलिए, आप इसको ऐसा बोलिए। तो आप वहां पर जो भी चीजें सिखाते हैं वो सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो बोलना ऑटोमेटिक सीख जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आसपास का समाज, आसपास के माहौल के लिए आप उसको इंग्लिश सिखाते हैं, तो वहां पर आप बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों ऐसे बोलो, ऐसा नहीं बोला जाता है, ये हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलना है तो ऐसे बोलो, ठीक है। यानी कि जो भी अदर लैंग्वेज सिखाते हैं तो वहां पर उसको आप एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करवाते हैं उसको। यही चीजें आपको क्लासरूम में भी करनी होती है। तो यानी कि सेकेंड लैंग्वेज के लिए हमको एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट होता है भैया। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ग्रामेटिकल रूल्स
विदाउट ग्रामेटिकल रूल्स आप सीख ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल आप सिखाते हैं कि नहीं कि यदि प्रेजेंट में ऐसा बोलेंगे, पास्ट में ऐसा बोलेंगे, कोई काम चल रहा है तो ऐसा बोलेंगे, उसके लिए आपको वोकैब की आवश्यकता होगी, ग्रामर रूल्स की आवश्यकता होगी। गर्ल्स के लिए हम लोग ऐसा यूज करेंगे, बॉय के लिए हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। ये सारे क्या है, नंबर, जेंडर, सारी चीजें हम उसको सिखाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर रूल्स, विदाउट ग्रामर रूल्स आप सेकंड लैंग्वेज नहीं सीख सकते। इसलिए देखना, जब कभी भी कोई आपसे पूछता है कि इसको इसमें क्या बोलेंगे अदर लैंग्वेज में, तो आप उसको बकायदा बताते हैं, जैसा कि आप अपनी भाषा में इसको ये बोलते हैं, उसी भाषा में इसको आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? नंबर, जेंडर, ठीक है, सारे चीजें, नंबर, जेंडर, ठीक है, उसके टेंस किस टेंस फॉर्म में है, ये सारी चीजें हम उसको सिखाते हैं। ग्रामर रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फॉर्मल सिचुएशन, यानी कि अब इसके लिए आपको एक फॉर्मल सिचुएशन का रिक्वायरमेंट होगा। आप ऐसे नहीं सीख सकते। सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए आपको एक फॉर्मल सिचुएशन चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप क्लास में जाते हैं, बच्चे को हम अलग से सिखाना पड़ता है, इसके लिए एक टाइम देना पड़ता है, तो एक सिचुएशन रिक्वायरमेंट होती है, एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है, तभी कहीं जाके बच्चा वह सेकंड लैंग्वेज सीख पाता है, ठीक है। देखना कि कई फैमिली में क्या करते हैं, तो छोटा बच्चा है, उसको सेकंड लैंग्वेज सिखाना है, सपोज उसको इंग्लिश सिखाना है, तो पेरेंट्स भी होते हैं वो इंग्लिश पे कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि बच्चा धीरे 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 फिर क्या करता है, वो उसको सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स नॉट कम्युनिकेटिव। भैया कम्युनिकेट करने के लिए तो हम फर्स्ट लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज जो है ये कम्युनिकेटिव नहीं है। सेकंड लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेटिव नहीं है, ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है। ये क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हमको एग्जाम निकालना हो, या तो हम ऐसे जगह पे चले गए हैं जहां पर हमको कम्युनिकेट करना हो, जहां पर हमको कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, उसके लिए हम यह यूज करते हैं सेकंड लैंग्वेज, है कि नहीं। कहीं आप घूमने गए होंगे, ठीक है, रेलवे स्टेशन में, या तो फिर कोई मॉल में, या तो फिर कोई होटल्स वगैरह में, जहां आपको सिर्फ इंग्लिश में पूछा जा रहा है, तो वहां आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो सेकंड लैंग्वेज को आप यूज करते हैं। ओके, रिक्वायर कॉन्शियस एफर्ट, जैसा कि मैं आप सभी को बताया हूं कि जैसे कि सपोज कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई टीवी में कोई चीजें चल रही है, कहीं से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कहीं दूसरे स्टेट में चले गए हैं, तो आप वहां पर एकदम ध्यान से सुनते हैं, ये बोल क्या रहा है, कोई चीजें मिस मत हो जाए, क्योंकि दोबारा तो पूछ नहीं पाओगे आप। तो उस केस में क्या करते हैं, आपका जो चेतन मन है, ठीक है, जो चेतन मन है, वहां से आप उसको मतलब ध्यान लगा के उसको आप सुनते हैं, ताकि कोई भी चीजें मिस मत हो जाए। यानी कि आपको मेंटली एफर्ट लगाना पड़ता है कि भैया यदि ये बोलेगा तो मुझे वह समझ में आ जाए। तो ये बहुत जरूरी है, चेतन मन आपका बहुत जरूरी है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए भाई, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके ध्यान से सारी चीजों को देखेंगे, कोई भी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। एवरी पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। सेकंड लैंग्वेज, सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, ग्रामेटिकल रूल्स, फॉर्मल सिचुएशन, नॉट अ कम्युनिकेटिव एंड रिक्वायर कॉन्शियस एफर्ट्स। ओके, क्लियर टू एवरीवन? चलिए भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं आपको इस पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा भाई। तो सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2019 टीईटी के एग्जाम में आया हुआ है। लैंग्वेज एक्विजिशन ओनली लैंग्वेज एक्विजिशन। तो भैया आपको बताना है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये क्या है। अभी मैं आपको बताया, ठीक है, एक बार देख लो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। तो मैं आपको एक वर्ड यहां पर लिखा था, इनफॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल सिचुएशन एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ इनफॉर्मल प्रोसेस। तो क्या ये राइट होगा? बिल्कुल राइट होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन एक इनफॉर्मल, यानी कि कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है हमको, हम इनफॉर्मल तरीके से लैंग्वेज का एक्विजिशन कर सकते हैं। इट्स अ कॉन्शियस प्रोसेस नहीं भैया, कॉन्शियस प्रोसेस तो हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, यानी कि लर्निंग में आता है।
टेक प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, बिल्कुल नहीं, ये हम फैमिली के बीच में सीखते हैं। कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ टीचर, नो नो नो, टीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, ना क्लासरूम की रिक्वायरमेंट होती है, ना टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसको तो हम फैमिली मेंबर से ही सीख जाते हैं। और यह एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। समझ में कितना आसान है, देखो कितना आसान है, उस चीज को बस आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और अप्रोच द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज इज द मीडियम, फर्स्ट लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन से मेथड में या अप्रोच में आपका जो नेटिव लैंग्वेज है वह एक मीडियम के जैसे यूज होगा। फर्स्ट लैंग्वेज एक मीडियम के जैसे यूज होगा, मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज में जो आप सीखे हैं वह एक मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि वह से आप कुछ चीजें सीखेंगी। किस चीज के लिए? फर्स्ट लैंग्वेज से आप क्या से सीखे हैं जो कि आपका मीडियम या इंस्ट्रक्शन के रूप में क्या आएगा? आपके ग्रामर ट्रांसलेशन के लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच के लिए या कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए। तो देखो भैया, एक एक करके हम इस चीज को समझते हैं। जो नेटिव लैंग्वेज है, तो नेटिव लैंग्वेज तो हम ऑलरेडी कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए यूज करते हैं, तो ये और एक मीडियम के जैसे यूज नहीं होगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच तो ऑलरेडी हमारा नेटिव लैंग्वेज है ना, नेटिव लैंग्वेज ऑलरेडी हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच है, तो उसको और हम लोग किसी दूसरे मीडियम के इंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच ये होता है कि जैसे कि आपका ऑलरेडी आपको कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, यानी कि कुछ एक सेंटेंस आप फ्रेम कर चुके हैं। उस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसको और इंप्रूव करने के लिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और इंप्रूव करने के लिए, तो भैया ये बताओ मेरे को, जो नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उससे आप कैसे एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि वह आपके किस तरीके से माध्यम का यूज होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई सेंटेंस को यदि आपको इंप्रूव करना है तो आप नेटिव लैंग्वेज से कर सकते हैं। यहां पर आपको ये बोल ही नहीं रहे ना कि दूसरे लैंग्वेज के लिए, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड। तो भैया नेटिव लैंग्वेज ऑलरेडी आपका डायरेक्ट तरीके से सीखने वाला लैंग्वेज है, तो ये और डायरेक्ट मेथड के लिए थोड़ी ना एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होगा, और दूसरे चीजों को सीखने के लिए ये मीडियम का यूज थोड़ी ना होगा। ये तो आप डायरेक्ट सीख रहे हैं, ये तो क्या हो रहा है आपका डायरेक्ट सीख रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब बात आती है भैया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो बिल्कुल जो आप नेटिव लैंग्वेज में सीखे हैं, जैसे कि मैं जा रहा हूं, ये आप हिंदी में सीखे। अब ये आपका जो इंस्ट्रक्शन, जो मैं जा रहा हूं इंस्ट्रक्शन है, जो मैं जा रहा हूं का जो इंस्ट्रक्शन है, इसको आप ग्रामर के ट्रांसलेशन में यूज करेंगे मीडियम के रूप में। इसको आप यूज करेंगे ग्रामर के ट्रांसलेशन में कि भैया मैं के लिए आई होगा, जा के लिए गो होगा, रहा हूं यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि आई एम गोइंग। जब इस तरीके से आप बताते हैं तो आप यहां पर बता रहे हैं क्या, उसका ग्रामर का ट्रांसलेशन जो कि आप अपने नेटिव लैंग्वेज में सीख चुके हैं, उसका आप यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन को ग्रामर के ट्रांसलेशन में। तो ये अप्रोच आपके माइंड में आना चाहिए कि आप कैसे जो चीजें पढ़ के गए हो उसको आप यूज कर सकें। यदि यह दिमाग में नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो ये यहां तक मैं आज कंप्लीट किया हूं, और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे मैं लेके आऊंगा। और हमारे यूट्यूब चैनल्स को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, वहां पर आपको बहुत सारे और वीडियोस देखने को मिलेंगे। ओके, क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यदि आप इसको यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और बाकी इसके साथ सभी जो क्लासेस होंगी वो मैं एक एक करके सारी चीज़ों को लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव गुड डे।